कल आपका एग्ज़ाम है, चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपका आ रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जो सिलेबस रखा है वो आपका सिलेबस जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तक है। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ डिफ्यूज़न insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human। जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स नीड मोर एनर्जी, राइट। वाई? बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, so that is why human beings need more energy. So this would be the answer. Unlike the unicellular organisms, the multicellular organisms have complex body structure with specialized cells and tissues to perform various necessary functions of the body. Since these cells are not in direct contact with the surrounding environment, to simple diffusion cannot meet the oxygen requirement for all these cells. हमारी जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं उनका जो बॉडी सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम होता है, दे रिक्वायर मोर एनर्जी, एंड मोर एनर्जी कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सेल होता है तो उनको ज़्यादा इस तरीके की नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की वजह से जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है। व्हाट क्राइटेरिया, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कोई चीज़ जिंदा है, अलाइव है, कैसे आप कहोगे? तो इफ़ एनी वाइबल विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड। However, a living organism can also have movements which are not visible to the naked eye. Therefore, the presence of life process is a fundamental criteria that can be used to decide whether something is alive or not. तो लाइफ की जो एसेंशियल प्रोसेस है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो वी विल से दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। नेक्स्ट है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से बाहर की इस तरीके के रॉ मटेरियल हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ किया जा सकते हैं। तो पहला है फूड विच गिव्स एनर्जी, ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन द एनर्जी, वाटर फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। दीज आर द रॉ मटेरियल विच आर नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द लाइफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यू कैन सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप प्लांट्स में देखते हैं, हेटेरोट्रॉपिक आप जो है एनिमल्स में। तो फूड इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स एंड दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। In this process, chlorophyll is required, chlorophyll is not required. Food is generally prepared during the daytime. Food can obtain all the time. All green plants and some bacteria have this type of nutrition. All animals and fungi have this type of nutrition. Next question है, where do plants get each of the raw material required for the photosynthesis? So plants get carbon dioxide from the atmosphere through the stomata. Water they absorb from the soil through roots and transport it to the leaves. Sunlight they are absorbed by the chlorophyll and the green parts of the plant. फिर है, what is the role of acid in our stomach? तो acids का रोल क्या है? मैंने बताया था to kill the microorganisms growth. The hydrochloric acid present in our stomach dissolve the bit of food and creates an acidic medium. In this acidic medium, enzyme pepsinogen is converted to pepsin, which is a protein digesting enzyme, and second it also kills many bacteria and microorganism. ठीक है, तो पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है एसिडिक मीडियम में एक एंजाइम है पेप्सिनोजन, वो एक्टिवेट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, और ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है
और दूसरा मैंने जो आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जो कि हमारे फूड के साथ में आ जाते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एसेट्रा हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल फूड वन, and this simple particle can be easily absorbed by our blood and thus transported to all the cells of the body। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं दे हैव द मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई जो है वो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ करती है ताकि फूड एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो सके। विद इन जो विलाए होते हैं उनके अंदर कैपलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और इसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाती हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम से ये जो एब्जॉर्ब फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक एक बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं उनके वर्किंग के लिए। ठीक। फिर है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एन ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में जो रहते हैं और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, तो उन दोनों की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूछी है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब ये तो लाजमी है कि जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सिंस द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई, सो द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा फास्ट रेस्पिरेशन, फास्ट सांस लेने की ज़रूरत होती है, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी कम होती है, तो दे डू नॉट नीड एडाप्टेशन फॉर द गैसियस एक्सचेंज। फिर ये अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो जो ग्लूकोज होता है स्टेज 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो कहाँ पे ब्रोकन डाउन होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रोकन डाउन होता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पायरुवेट के उनको बनाता है। फिर फर्दर पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से। जैसे देखिए रिएक्शन में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर से 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनके आपको रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर ये ईस्ट में पायरुवेट जो होता है वो टूटता है तो वो क्या बनाता है, ईस्ट में एक तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगी रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है ह्यूमन मसल सेल्स में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और जबकि अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन मिल रही है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब पहला है एनारोबिक रिएक्शन, जब प्रोसेस जो होती है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो इसमें जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल रही होती है जिसमें ऑक्सीजन के जिसमें कार्बन 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो मिलता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और जो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनारोबिक की रेस्पिरेशन की तुलना में ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब होता है तो कभी कभी तो उसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उनमें जो इनमें जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और यही इसी वजह से मसल्स में कभी कभी क्रैम्प होती है। फिर नेक्स्ट है हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है
और ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज़ में डिलीवर कर देता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो हेंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड प्लाज्मा टू लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स एंड देन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द नॉस्ट्रल। ये जो है सॉल्युबल फॉर्म में वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, फिर टिश्यूज़ से ये जो है ब्लड प्लाज्मा तक जाता है, ब्लड प्लाज्मा से वहाँ में ब्लड के थ्रू जो है ये लंग्स में और एल्वेलाई में जाता है, जहाँ पे एक गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूज़न ये प्रोसेस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स जो हैं उनमें बहुत सारे एल्वेलाई होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इनमें जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी एल्वेलाई जो इनकी वॉल एल्वेलाई की जो वॉल होती है उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। बाय लिफ्टिंग आवर रिब्स एंड फ्लैटन द डायफ्राम द चेस्ट कैविटी बिकम स्पेशियस। जब हम अपनी रिब्स को ऊपर उठाते हैं और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, और जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें स्पेशियस मतलब स्पेस हो जाता है, एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर आ जाती है एल्वेलाई के थ्रू। और द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेथ डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड ब्रॉट फ्रॉम द बॉडी डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। तो जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप करता है। एक्चुअली हार्ट इज़ अ पंपिंग मशीन, इसका फंक्शन सिर्फ पंप करना है और ब्लड को जो है बॉडीज़ के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है। ठीक, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाना है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो ये हार्ट का फंक्शन है। ब्लड जो होता है वो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सब मतलब कैसे हेल्प करता है, इनमें घुल जाते हैं तो वो उनको उस जगह तक पहुंचा देता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना होता है, और जो गुड मटेरियल जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है उनको अंदर एंटर करना होता है। ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी के हिस्सों तक ले जाती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लेके आती हैं। और कैपिलरीज जो होती हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। फिर नेक्स्ट है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है इस वजह से, और इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। ठीक है, फिर है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, सॉइल से रेस्ट ऑफ द प्लांट तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो है फूड मटेरियल्स को लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाता है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो जाइलम सेल्स के थ्रू जो है लीव्स तक जाते हैं, और जो जाइलम सेल्स जो होते हैं रूट स्टेम और लीव्स दे आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स नहीं पढ़ाया है, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट, अभी मैंने आपको एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स अभी आपको नहीं मैंने पढ़ाया है, तो ये 2 टॉपिक जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तब आपको इनके आंसर्स के बारे में बताऊँगी। टिल दैट टाइम जो अभी कल आने वाला है उसके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ।
हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो जो फैट्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इन ये सिक्रीशंस रिसीव करती हैं लीवर और पेनक्रियाज से, जिनको हम कहते हैं बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम द लीवर। ये जो है फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल में चेंज करते हैं, और जो पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज होता है इन पे एक्ट करता है, और इसकी वजह से जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी फैट्स की डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लाइपेज। ठीक, फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो होता है वो पहले फूड को जो है मॉइस्चर करता है, मॉइस्चराइज़र देता है ताकि सोलो हो सके फूड, और दूसरा उसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। फिर है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये ऐसे नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, और जो इसका बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो उसमें क्या फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। ये है आपकी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस। तो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It occurs in the presence of oxygen, it occurs in the absence of oxygen. Second, it involves the exchange of gases between the organism and the outside or environment, and the exchange of gases is absent. It occurs in cytoplasm and mitochondria. It occurs only in cytoplasm. It always releases CO2 and H2O. It releases end products. Its end products vary. एलोवेली में किस तरीके से डिज़ाइन होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो सके। तो जो एलोवेलाई है वो एक उसमें जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी वॉल के ऊपर, और जस्ट चेस्ट कैविटी को हम लिफ्ट करते हैं तो जो डायफ्राग्राम होता है वो स्पेशियस हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है उसमें आराम से एलोवेलाई के थ्रू जो है सक्ड हो जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और जिससे कि हमें एक तरीके की डिजीज़ एनीमिया भी हो सकती है। डबल सर्कुलेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है? तो जब ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में 2 बार आता है। पहला जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और उसके बाद फिर जो है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर दोबारा हमारे हार्ट में एंटर करता है। इस तरीके से ब्लड कम ट्वाइस टू आवर हार्ट, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड द सिस्टम एज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जाइलम फ्लोएम अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, एलोवेलाई और ये वाला भी नहीं पढ़ा है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस को लर्न करने में। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट इन अ टॉपिक तो यू कैन आस्क मी इन माई क्लास ड्यूरिंग द क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।